सभी साथियों को जय मुन्निवासी। आज एक नया वीडियो में आप सबको स्वागत है। मेरा नाम है काजी नासिर और मेरे साथ है तारा मेहना साहब जो कि राष्ट्रीय मुन्निवासी संघ के प्रेसिडेंट है। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो सर सीधा आपसे सवाल है कि किसान आंदोलन जो चल रहा है ये किस दिशा पे जा रहा है या अभी इसका हालत क्या है? सही सवाल किया आपने कि किसान आंदोलन की दिशा और दशा, जिस तरीके से कि हम कहें कि किसान आंदोलन को चलते हुए लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं, 200 से ज्यादा दिन हो जाएंगे। इस आंदोलन के अंदर या फिर कहें कि जिस तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो शुरू में ये आंदोलन सही दिशा में जा रहा था और चूंकि 2 महीने के अंदर अंदर ही ये आंदोलन एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया और राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने के साथ साथ ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका था और उसके बाद में ये संवैधानिक आंदोलन बन गया, संविधानवादी आंदोलन बन गया। तो इसकी जितनी भी रणनीति जो बनी उसमें किसान नेताओं का पूरा योगदान रहा, लेकिन इसकी शुरुआत राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के द्वारा की गई। सबसे पहले जब 26 नवंबर को किसान पंजाब से दिल्ली की तरफ बढ़े, 26 नवंबर को, तो उसी के साथ में चूंकि वो संविधान दिवस है, संविधान को संविधान सभा में एक्सेप्ट करने का दिन है, इसलिए वहां से ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई। तो हमें भी लगा कि शायद ये आंदोलन आगे चलकर सफल हो, इसलिए हमने इस आंदोलन को सबसे पहले राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का एक ऐलान किया और राष्ट्रव्यापी आंदोलन कैसे बनाया जाएगा उसका फॉर्मूला भी हमने किसान नेताओं को दिया। सब जगह जाकर हम किसान नेताओं से मिले भी, सभी बॉर्डर पे जाकर के हम लोगों ने अपनी बात भी रखी और रख करके यही कहा कि इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया जाए। खाली ये पंजाब हरियाणा का आंदोलन नहीं होना चाहिए, राजस्थान का आंदोलन नहीं होना चाहिए या उत्तर भारत का आंदोलन नहीं होना चाहिए, ये आंदोलन पूरी तरह से राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनना चाहिए। तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए जो बात हमने कही, तो धीरे धीरे 1 महीने के अंदर ही ये आंदोलन 26 दिसंबर के आते आते पूरे देश के कोने कोने में पहुंच गया। और चूंकि राजस्थान और हरियाणा का जो बॉर्डर है, शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां पर हम लोग ज्यादातर वहां कैंप लगा करके रहते थे, बाकी हम घूमते रहते थे, वहां से ये बात की जानकारी आई कि एक दिन तो ऐसा वहां पर था 18 राज्य के लोग वहां पर मौजूद थे। पूरे भारत का एक तरह से कहा तो वहां पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया। अब रही बात सेकेंड स्टेप, हमने 26 दिसंबर को लिया और 26 दिसंबर को जो स्टेप हमने लिया वो था उसमें और कुछ इजाफा करने का। तो वो ऐलान हमारा था जन आंदोलन, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन। तो राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का 26 दिसंबर को हम लोगों ने वहीं से ऐलान किया अपना राजस्थान के अंदर से और कहा इस आंदोलन को अब जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन ही नहीं जन आंदोलन में बनाना चाहिए। यानी कि सीधी भाषा में कहें तो किसान आंदोलन नहीं, यानी कि अन्नदाता का आंदोलन नहीं, अन्नदाता का आंदोलन भी बनना चाहिए। ऐसा करके हमने पूरी प्लानिंग की और 1 जनवरी को हम लोग यहाँ से दिल्ली की तरफ पहुंच कर गए। उसके बाद लगातार वहां जाकर के लोगों से संपर्क में रह करके हम लोगों ने इस आंदोलन को जितना मजबूती देनी थी इतना देने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही हमारा 26 जनवरी को वहां पर जो किसान रैली का मामला था, क्योंकि 26 तारीख को हमें भी उस आंदोलन में फिजिकली मतलब वहां पर अपनी उपस्थिति देते हुए 26 दिन हो गए थे। तो 26 दिनों में हमने बहुत कुछ काम वहां पर किया और बहुत कुछ काम जो किया उसका परिणाम ये था कि दुश्मन, हमारे लोग कम जागृत हुए, हमारे लोग या किसान नेता हमारी बात को कम समझ पाए और हमारा दुश्मन अलर्ट हो गया। और दुश्मन अलर्ट हो गया तो हमारे राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को जैसे ही हमने 26 जनवरी को राष्ट्रव्यापी संविधानवादी जन आंदोलन नाम दिया, राष्ट्रव्यापी संविधानवादी जन आंदोलन, ये जब इसको नाम दिया और हमने 26 जनवरी को वहां पर भारतीय संविधान का डेमो जो है बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पे और शाहजहांपुर बॉर्डर पे दोनों पे स्थापित कर दिया, उससे दुश्मन को लगा कि अब खतरा बढ़ रहा है।
उन्होंने इस आंदोलन को कैसे डाइवर्ट किया जाए इसका पूरा प्लान बनाया। क्योंकि हम दुश्मन को दुश्मन की नजर से देखते हैं, दुश्मन को दुश्मन मान करके फिर देखते हैं, तो हमें दुश्मन की हर एक गतिविधि, हर एक हरकत समझ में आती है। लेकिन जो लोग दुश्मन को दुश्मन ही ना माने, दुश्मन को ही अपना मित्र मान ले, वे अक्सर दुश्मन के साजिश में या जाल में फंस जाते हैं। ये निश्चित बात है। क्योंकि जो दुश्मन होता है वो सिवाय दुश्मनी के और कुछ नहीं करता। उसको मालूम है कि ये हमारे दुश्मन है, लेकिन हम नहीं मानते कि वो हमारा दुश्मन है, तो वो दुश्मन हमारे ही बीच में घुस करके हमारा नुकसान करता है। ये बात मैंने किसान नेताओं से कई बार कही कि आपको विजिलेंट रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका दुश्मन ही आपका मित्र बन करके आपके आंदोलन को सर्वोत्कृष्ट करने के लिए आ जाए। ऐसी स्थिति में जब हमने समझाने की कोशिश की तो कुछ किसान नेताओं की अपनी मजबूरियां थी और कुछ किसान नेताओं की ये बात समझ में नहीं आई। और तीसरी एक कैटेगरी किसान नेताओं में और भी थी जो ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे थे। तो ये तीन कैटेगरी थी। एक ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे थे, उनको हमारी बात कुछ ठीक नहीं लग रही थी, वो सोच रहे थे कि जो बातें होती रहती है ऐसे चल रहा है, ऐसे कई आते हैं कई जाते हैं। कुछ लोग थे जो हमारी बात को समझ नहीं पा रहे थे, उनका लेवल नहीं था इस बात को समझने का। तीसरे लोग जो थे वे किसान आंदोलन में तो पूरी तरह से लगे हुए थे, लेकिन कहीं न कहीं उनकी मजबूरियां थी। और वो मजबूरी ये थी कि कहीं न कहीं वो दुश्मन के ही रिलेशन में, दुश्मन के ही रिलेशन। ऐसे बहुत सारे किसान नेता हैं जिनकी क्या बोलते हैं, उनकी पत्नियां या जीवन संगिनियां वो ब्राह्मण हैं, बहुत सारे हैं। कुछ हैं जिनका अंतर कहीं कहीं कोई संगठन या पार्टी या किसी और वजह से उनके साथ में जुड़ाव है, तो वे लोग सीधा उसको नहीं कर सकते। उनकी मजबूरी जानते हुए, शायद वो जानते होंगे, बुद्धिजीवी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग भी उसमें हैं। तो वो मैं जो इस 1.5 महीने में किसान आंदोलन में जान पाया, समझ पाया, वो ये था कि वे कुछ लोग मजबूर भी थे। वो जानते थे कि ऐसा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बोल नहीं पा रहे थे। तो मैंने उनका जानकारी भी ली, अंदर से जानकारी ली तो पता चला कि किसी ने ब्राह्मण से शादी कर रखी है, किसी ने कुछ है, किसी ने वो किया, किसी ने कोई संगठन के हिसाब से उसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो वे ब्राह्मण का विरोध नहीं कर सकते। ऐसी बात वहां पर देखने को मिली। अब हम लोगों ने जो बात कही उनको, जब हम पहली बार वहां गए तो वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही थी मोदी जी को लेकर। और जो भी बोलने वाला है, चाहे बात करने वाला है, मंच पे माइक पे बोलने वाला है, सारे के सारे मोदी जी को ही, चाहे सोशल मीडिया पे एक मोदी मोदी मोदी, जैसे शुरू में आते समय हुआ था मोदी मोदी, वैसे ही फिर से हो गया मोदी मोदी। पहले अच्छा मोदी था, अब बुरा मोदी हो गया, खराब मोदी हो गया। मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश की कि ये मोदी कुछ नहीं है, और आप मोदी को गालियां देकर के संतुष्ट हो जाते हो, ये भी आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मोदी अपने आप में कुछ भी नहीं। मोदी एक हथियार भी नहीं है। मोदी तो, जैसे मैं अपनी भाषा में कहता हूं कि मोदी तो गोली है, कारतूस है, ठीक है ना, तो बीजेपी की बंदूक में लगी हुई, बीजेपी की बंदूक में है। और बीजेपी का जो बंदूक है, वो बंदूक या गन जो चलता है वो ट्रैगर से चलता है, तो आरएसएस उसका ट्रैगर है, ठीक है ना, आरएसएस ट्रैगर है। और आरएसएस जो ट्रैगर है वो भी किसी की बिना उंगली के नहीं चलता है, ठीक है ना, जब तक किसी की उंगली ना हो तो ट्रैगर भी नहीं चलता है। तो ब्राह्मण की उंगली है, ब्राह्मण की जो उंगली है वो आरएसएस के ट्रैगर को जब दबाती है तो वो बंदूक, बीजेपी की बंदूक चलती है, उसमें से मोदी नाम की गोली निकलती है और वो संवैधानिक अधिकारों को समाप्त करती है या जनता के आत्माधिकारों को समाप्त करती है। ये इस तरीके का मामला है। तो वे सिर्फ गोली को गाली दे रहे थे, गोली को। अब अक्सर होता ही नॉर्मल बात है कि गोली से मारा, गोली से मारा, गोली से मारा। तो गोली गुनाहगार नहीं होती है।
और गोली किसी को मार भी नहीं सकती। गोली अगर मार दे तो कहीं दुकान में पड़ी पड़ी मार देगी या जेब में पड़ी हुई मार देगी। अब गन के अंदर ही लगी हुई भी गोली किसी को मार नहीं सकती। जब तक उसके ट्रिगर को कोई ना दबाएगा तब तक बंदूक चलेगी नहीं और गोली निकलेगी नहीं, तब तक गोली नहीं कुछ काम कर सकती। तो मोदी जी को ये लोग जब बुरा भला कह रहे थे तो मैंने जाकर कहा, मैंने कहा यार बख्श दो इसको बेचारे को बख्श दो। ये तो वैसे ही उधार की जिंदगी जी रहा है, इसको तो बख्शिश पे दिया, अभी जो बाकी का जीवन है वो बख्शिश पे दिया हुआ है। आरएसएस और ब्राह्मणों ने उसको बख्शिश पे दिया है कि तू थोड़े दिन जिंदा रहना है तो वैसे ऐसा हम कहते हैं वैसा किएगा, और अगर हम जैसा कहते नहीं करेगा तो या तो आसाराम के बराबर में उधर जाएगा या फिर कहीं न कहीं तेरी भी जो है लाश मिलेगी। क्योंकि ये आरएसएस के एजेंडे में है कि जो भी उनके खिलाफ जाता है, जुड़ जाता है, तो उसको ठिकाना लगा ही देता है। तो ये सारी चीजें थी। तो मैंने मोदी जी के बारे में लोगों को बताया तो लोगों ने कहा कि फिर दूसरे स्टेप पे लोग बोल रहे थे कि बीजेपी सरकार कर रही है, बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, बीजेपी गवर्नमेंट ने ऐसा किया, बीजेपी ने किया, बीजेपी ने किया। कोई भी सरकार जब बन जाती है तो वो किसी पार्टी की सरकार नहीं होती। पार्टी चुनाव लड़ती है, उस चुनाव लड़ने के बाद पार्टी चुनाव जीत जाती है। चुनाव जीतने के बाद में जो सरकार बन जाती है, सरकार में शपथ ले ली जाती है, उसके बाद में वो भारत की सरकार होती है, बीजेपी की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं। लेकिन यहाँ तो एक लहजा ही ऐसा चलाया हुआ है कि सरकार भारत की होती है, लेकिन भारत सरकार कोई नहीं कहता, बीजेपी सरकार कहता है या कांग्रेस सरकार कहते हैं। और अब तो खैर कांग्रेस बीजेपी भी छोड़िए, अब तो मोदी सरकार कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक गैर संवैधानिक मामला ही है। तो हमने बहुत कुछ कोशिश की और इनको समझाने का प्रयास किया है भाई ये जो वास्तविकता है ये बीजेपी नहीं है। बीजेपी के पीछे बीजेपी को चलाने वाला कोई संगठन है और वो है आरएसएस। तो आरएसएस का जब हमने पर्दाफाश किया तो आम जन की या आम वक्ताओं की और आम किसान की बात करने वाले की जुबान पे सोशल मीडिया पे आरएसएस के प्रति जो है वो होने लगा। आरएसएस को एक्सपोज करना शुरू कर दिया लोगों ने, आरएसएस को टारगेट करना शुरू कर दिया। तो जब आरएसएस को टारगेट किया तब तक भी कुछ नहीं था, तब तक भी दुश्मन, तब तक भी कोई हरकत में नहीं आता, क्योंकि आरएसएस में भी 90% लोग जो है वो गैर ब्राह्मण है या फिर SC ST OBC के कह दो वो हैं। तो वो लोग हैं, इसलिए उनको ज्यादा खतरा नहीं रहता है आरएसएस का भी, क्योंकि उनको मालूम है कि यही लोग लड़ेंगे, यही भिड़ेंगे। जब आरएसएस को कोई गाली देगा तो आरएसएस के कार्यकर्ता को बुरा लगेगा। आरएसएस का कार्यकर्ता SC का हो सकता है, ST का हो सकता है, OBC का हो सकता है, माइनॉरिटी का भी हो सकता है। तो उनको बुरा लगेगा, जब उनको बुरा लगेगा तो सीधा वही भिड़ेगा। और भिड़ने के लिए लाठी दी गई इनको, ठीक है ना। और भिड़ने के लिए लेकर पहनाई गई। लेकर इसलिए पहनाई गई थी जब भिड़ जाओ तो सामने वाला हावी हो जाए तो भागने में आसानी हो। पहले अंग्रेजों के समय में पुलिस की भी वर्ग होती थी ना, हाफ पैंट होती थी, वो इसलिए होती थी कहीं अगर भागना पड़े तो आसानी होती है उसमें भागने में, इसलिए उनकी हाथ लेकर दी कहीं अगर सामने वाला हावी हो जाए तो भागने में भी ठीक रहे। तो ये उनका जो बनाया हुआ सिस्टम है उसमें ये है कि आरएसएस का नाम लेते हो तो SC ST OBC लड़ेगा, SC ST OBC इकट्ठा होकर मुस्लिम से लड़ेगा, ये चलेगा आरएसएस तक। तो हमने कहा भाई आरएसएस भी इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन इससे भी ज्यादा कोई और गुनहगार है या जिम्मेदार है, और वो है आरएसएस को चलाने वाले। आरएसएस में काम करने वाले लोग अलग है, आरएसएस में सेवा देने वाले लोग अलग है, जिनको इन्होंने नाम दिया है ना स्वयं सेवक संघ, यानी वे एक स्वयं सेवा कर रहे हैं, वो किसी को बनाया नहीं है उन्होंने, वो खुद ही बन गए स्वयं सेवक। तो वो स्वयं सेवक जो है वो बेचारे स्वयं सेवक है, वो तो सेवक है, सेवक के पास तो डिसीजन लेने का पावर नहीं होता, ठीक है। तो स्वयं सेवक होता है, सेवक के पास में डिसीजन का पावर नहीं होता, डिसीजन का पावर होता है मालिक के पास। उस संगठन में जो मालिक होता है वो डिसीजन लेता है। तो आरएसएस का इतिहास अगर देखा जाए तो आरएसएस को पैदा करने वाले, आरएसएस के जनक और आरएसएस को पनपाने वाले, बड़े करने वाले और आरएसएस को चलाने वाले, और अब आरएसएस को चलाने और नियंत्रण करने वाले जो लोग हैं, जो वर्ग है, वो कौन है। तो वहां हम जाते हैं तो दुश्मन एक्सपोज होता है, दुश्मन पूरा सामने आ जाता है। जैसा कि हमारे संगठन के हमारे संस्थापक जो DK खापर्डे साहब कहा करते थे कि ये दुश्मन जो है वो कभी सामने आने वाला नहीं, और जब तक दुश्मन सामने नहीं आएगा तब तक हम ये लड़ाई जीत नहीं सकते। तो लोग कहते हैं कि दुश्मन सामने आएगा ही नहीं तो हम जीत ही नहीं सकते।
तो क्या करना होगा? तो उन्होंने इसके लिए कहा कि हमें उसको घसीट करके सामने लाना पड़ेगा, एक्सपोज करके सामने लाना। तो बात वही हुई कि बीन बजी और इतनी बजी कि कोबरा को बाहर आना ही पड़ा। जब कोबरा सामने आ ही गया तो हमने ये बात कही लोगों से कि भाई आरएसएस को नियंत्रण करने वाला कौन है, उसके बारे में सोचो। तो चर्चा शुरू हुई कि हाँ यार बिल्कुल ब्राह्मण। तो किसान मंचों पर से, बॉर्डर के मंचों पर से ये भी बात सामने आई कि भाई पूरे देश में सभी लोग किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए लंगर लगा रहे हैं, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन भी। ठीक है, सभी लोग, सभी धर्मों के लोग वहां पर, कोई लंगर लगा रहा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई टेंट लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सभी कर रहे हैं। लेकिन मंदिरों वालों ने अब तक एक किलो दाल या किलो चावल भी नहीं दिया। ये मुद्दा वहां मंचों पर से उठा। ये उठने के पीछे वजह हम थे, ठीक है ना। हमने दुश्मन को एक्सपोज किया कि जो तुमसे हमेशा लेता है, क्या आज तुम्हारे को दे रहा है? ठीक है, तो लोगों ने कहा ये बात तो आपकी सत्य है। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही ये चीज होती है और जैसे ही हमारे बहुत सारे वीडियोज वहां से वायरल होते हैं किसान आंदोलन को लेकर के, तो वहां दुश्मन अलर्ट हो जाता है। और दुश्मन अलर्ट होकर के दुश्मन किसान आंदोलन को डाइवर्ट कैसे किया जाए, इसकी दिशा को बदला कैसे जाए, इसकी दशा को कैसे खराब किया जाए, उसके लिए एक्टिव हो गया। और आरएसएस और ब्राह्मणों ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने फुल टाइमर्स को, अपने जो कुछ लोग आरएसएस में इस तरीके से होते हैं, पूरा जीवन समर्पित करते हैं, ऐसे लड़के और लड़कियों को उन्होंने किसान आंदोलन में उतार दिया। और वे मंचों पर आए और फिर उनको जो ट्रेनिंग दी होती है उसके मुताबिक उन्होंने बड़े जोशीले या फिर आकर्षित करने वाले अट्रैक्टिव भाषण दिए, ऐसा लोगों को बताया। फिर उसमें 2-4 आरएसएस को गाली दिया, मोदी को गाली दिया। ऐसा जब किया तो लोगों ने देखा हाँ। और खास करके हमारे, मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे कहने की आवश्यकता भी नहीं है, ये सर छोटू राम जी ने कहा कि हे मेरे भले किसान, हे मेरे भले किसान, मेरी 2 बातें मान। ठीक है, पहला बोलना सीख और दूसरा दुश्मन को पहचान। तो भोले शब्दों के सर छोटू राम जी ने इस्तेमाल किया है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ। और उस समय अगर सर छोटू राम जी ने भोले शब्द इस्तेमाल किया तो जरूर इसमें कहीं कहीं तो, और भोले का मतलब ये नहीं होता है पागल, भोले का मतलब होता है ईमानदार। ठीक है ना, ईमानदार भी होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, उनको षड्यंत्र नहीं आते हैं। तो जिनको षड्यंत्र करना नहीं आता है उनको षड्यंत्र समझ में भी नहीं आता है। षड्यंत्र अगर करना नहीं आता आपको तो षड्यंत्र समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो षड्यंत्रों को समझना ज्यादा महत्वपूर्ण है षड्यंत्रों को करने से। षड्यंत्र करने वाला षड्यंत्र करता है, लेकिन षड्यंत्र समझने वाला उससे भी ज्यादा बुद्धिमान होता है। तो ये लोग इनके षड्यंत्रों को नहीं समझ पाए और कुछ नाम जो यहाँ चर्चा में चल रहे हैं, जैसे राकेश टिकैत जी के साथ में एक तरह से बिल्कुल उनके परछाई बन के लग जाना दीपक तिवारी का। ठीक है, और गाजीपुर बॉर्डर को पूरा का पूरा डाइवर्ट करने के लिए एक तरह से कहा जाए तो एक तेज तर्रार के रूप में पूनम पंडित को उतारा गया। और वो किसानों के बुजुर्ग नेताओं के बीच में जा करके इस तरीके से मतलब वो अपने आप को पेश कर रही थी जैसे कि पूरा का पूरा आंदोलन ही इसके कंधों पर टिका है। इधर देखा जाए तो एक मोहित शर्मा नाम का लड़का बच्चा है, हाँ, वो लड़का जो है वो बड़ा अपने आप में यूं उसको किया जा रहा प्रोजेक्ट इस तरीके से। इधर एक लड़का मनोज तिवारी करके था, वो राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पे था। और ऐसे ही जब मैं टिकरी बॉर्डर पे गया तो वहां भी मैंने इस तरीके की गतिविधियां देखी जिसमें मेरा स्पीच होना था लेकिन उन्होंने नहीं होने दिया। ठीक है, रोक दिया, उनको पता लग गया कि ये यहाँ गए हैं। तो इस तरीके से मैंने उसी समय ये स्थिति को भांप लिया था कि ये आंदोलन जिन लोगों के विरुद्ध होना चाहिए, ये आंदोलन धीरे धीरे उन्हीं के हाथ में जा रहा है। क्योंकि हमारा किसान भाई जो है उसकी आज से नई पीढ़ियों से एक सिस्टम में उनको ढाला गया है कि वे लोग पंडित जी की मर्जी के बिना तो अपने बच्चों का नाम भी नहीं दे सकते, पंडित जी की मर्जी के बिना तो वे अपने घर की नींव नहीं रख सकते, पंडित जी की मर्जी के बिना वे अपने घर में गृह प्रवेश नहीं कर सकते, पंडित जी की मर्जी के बिना वे अपने बच्चों की मैरिज डेट, शादी की तारीख तय नहीं कर सकते।
कोई भी अच्छा कार्य या कोई भी किसी प्रकार का काम है घर में, तो वो बिना पंडित जी के नहीं होता। तो वे इतनी पंडित जी को तवज्जो देते हैं, तो फिर पंडित जी अगर उनके साथ में उतर जाए, फिर तो वो अपने आप को बहुत धन्य मान लेते हैं। और यही हुआ, जब वो 18, 20, 22 साल के लड़के लड़कियां उनके बीच में आ गए, उनके पास आ गए, तो बड़े उनके ऊपर निर्भर हो गए। बस अब तो ये कहेंगे, अरे भाई तुमने भी 70-80 साल की उम्र पाई है, तुमने भी कई खट्टे मीठे अनुभव देखे हैं तुम्हारे सामने में। लेकिन होता है ना, ये बात साबित किसान आंदोलन में हुई कि 70 साल का भी बूढ़ा अगर ओबीसी का कह दो या शूद्र है, तो 70 साल का बूढ़ा अगर सामने 8 साल का पंडित भी आ गया, ब्राह्मण आ गया, तो उसको कहेगा दादा पाए लागू, ठीक है, तो वो उसके पाए लगता है, ठीक है। लेकिन वो संबोधन में भी 8 साल का बच्चा उस बुजुर्ग को सम्मान नहीं देता और ये नहीं कहता कि मैं आपके पाए लगता हूँ, ठीक है ना, पैर पाए लागू, हाँ चाचा जी, ऐसा नहीं कहता। वो जो कहता है बस तथास्तु, ठीक है, जैसे हो वैसे रहो, ठीक है ना, जैसे हो वैसे रहो, यथावत रहो। तो वो चीज अब समझ में आ रही है कि किसान नेता, खास करके वे जो अनुभवी और बड़े लंबे समय से किसानों के आंदोलन चला रहे हैं, किसान यूनियन चला रहे हैं, किसानों के संगठन चला रहे हैं, वे लोग उन नेताओं को, वो 18 और 20-22 साल के लड़के जो है उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं, उनको रास्ता जिसका दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैं पूरी तरह से समझ गया कि अब ये आंदोलन पूरी तरह से डाइवर्ट होने वाला है और हमने इसके ऊपर रोक भी लगाई। मैं खास नेताओं से पर्सनली मिलकर भी उनसे बात की कि भाई ऐसा जो हो रहा है, मैंने कहा भाई तुम्हारे दुश्मन तुम्हारी छाती पे आ गया। अब राकेश टिकैत जी से भी मुलाकात किए हुए थे। अब चलो आपने पूछ लिया तो उनके बारे में कह दो, मैं तो जनरली बात कर रहा था सभी की, किसी को नाम लेके टारगेट करना मेरा काम नहीं था। लेकिन आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ कि राकेश टिकैत जी से मेरी 3 मुलाकात हुई और 3 मुलाकात में मैंने उनसे बात कही, तो मैंने यही बात कही है इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाओ, ठीक है, संवैधानिक जन आंदोलन बनाओ, क्योंकि समस्या संविधान से पैदा हुई है, ठीक है ना। और आपको भी ये बात का पता नहीं है, मैंने कहा आप जिसको दोस्त मान रहे हो, जिसको आप अपने नजदीक ले रहे हो, आप कह रहे हो वाह इस देश के ब्राह्मण भी हमारे गुरुजन है, हमारे वो सम्मानीय श्रेष्ठ लोग जो हैं वो भी हमारे आंदोलन में उतर गए हैं। अरे ये आंदोलन हो किसकी वजह से रहा है, उसको तो समझने की कोशिश करो। इस आंदोलन के लिए जिम्मेदार कौन है? इस आंदोलन के लिए जिम्मेदार वो व्यक्ति है जो आरएसएस का 1 नंबर का आदमी था और वो था इस देश का तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की सरकार में 1979 में 20 जून को संविधान में जो अमेंडमेंट के नाम पर जो किसानों के मालिकाना हक को खत्म किया, उसके तहत जो हुआ वो बड़ा खतरनाक था। और करने वाला कौन था? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई गुजरात के वलसाड़ जिले का ब्राह्मण और आरएसएस का ब्राह्मण भी, ब्राह्मण 1, आरएसएस का 2 और गांधीवादी 3 क्वालिटी थी उसमें। आरएसएस का था ही था, ब्राह्मण था ही था, साथ साथ गांधीवादी भी। गांधीवादी यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का विरोधी, काफी विरोधी, ठीक है। तो उन्होंने इस संविधान के अंदर जो अमेंडमेंट किए उसमें एक किसानों की जमीन के मालिकाना अधिकार को निरस्त कर दिया, पूरी तरह से उसको खत्म कर दिया। तो उसका निरसन जब हुआ तो उसके बाद में इस बात का जैसे ही पता चला तो चौधरी चरण सिंह ने विड्रॉल किया और उनकी सरकार को गिरा दिया, ठीक है। चौधरी चरण सिंह ने मोरारजी देसाई की सरकार को गिराया, इसी वजह से गिराया। ये किसान नेताओं को नहीं पता, ये चौधरी चरण सिंह जी की जय जयकार करने वालों को नहीं पता, ये चौधरी चरण सिंह जी के नाम से पुतले लगाने वाले या कुछ और करने वाले लोगों को, वेलफेयर करने वाले लोगों को नहीं पता कि चौधरी चरण सिंह क्या थे, चौधरी चरण सिंह के प्राइम मिनिस्टर क्यों बने, ठीक है, और चौधरी चरण सिंह को पार्लियामेंट क्यों नहीं चलाने दी। ये चीजें उनको नहीं पता, चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोगों को। सही है। चौधरी चरण सिंह उस सरकार को गिराते हैं, इसीलिए गिराते हैं कि मेरे किसानों के अधिकार को खत्म कर दिया, ठीक है। और ऐसी स्थिति में जब लोगों को पता लगता है तो चौधरी चरण सिंह को ही प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है कि तुम इसको वापस बहाल करो।
चौधरी चरण सिंह इस अधिकार को वापस बहाल न कर सके, इसके लिए इस देश के तमाम ब्राह्मण जो भी थे उन्होंने और आरएसएस ने चौधरी चरण सिंह की सरकार यानी पार्लियामेंट एक दिन भी नहीं चलने दी। ये तथ्य है, बिना तथ्य की बात नहीं कर रहा मैं। हाँ, तो ये चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग, सर छोटू राम जी को मानने वाले लोग, न तो सर छोटू राम जी के बारे में कुछ जानते हैं और न ही चौधरी चरण सिंह जी के बारे में कुछ जानते हैं। तो एक वलसाड़ का एक ब्राह्मण जो प्राइम मिनिस्टर बनता ही इसके लिए है, उसको इस बात की चिंता नहीं कि मेरी सरकार लंबी चले या मेरी सरकार स्थायी रहे या मैं लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहूं, ये जरूरी नहीं उसके लिए। उसके लिए क्या जरूरी है? उस अधिकार को खत्म करना। और वो सफल हुआ, सरकार गिरी, खत्म मामला, कोई बात नहीं, लेकिन उसने वो सफलता हासिल कर ली। और फिर उसको फिर एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ठंडे बस्ते में डाला तो ऐसा डाला कि वो आज दिन तक कभी चर्चा में आया ही नहीं, कभी किसी ने इस पर डिबेट डिस्कस किया ही नहीं, कभी इस मुद्दे को पार्लियामेंट में, राज्यसभा में या कहीं पर भी उठाया भी नहीं गया कि क्यों इसको इस आर्टिकल 19 के खंड 1 के खंड 6 को विलोप क्यों कर दिया गया, निकाल के फेंक क्यों दिया गया, इस पर चर्चा नहीं हुई। अब उस पर इम्प्लीमेंट जरूर हुआ। इम्प्लीमेंट हुआ तो उन्होंने कहा कि अब जो जमीन किसानों से हमने ले ली थी और उस किसान उसका मालिक भूधारक सरकार को बना दिया गया था, अब वो सरकार जो है वो जमीन जो किसानों से ले ली गई थी वो अब पूंजीपतियों को दे रही। ये तो इम्प्लीमेंटेशन है, ये कोई बदलाव नहीं। ये लोग कह रहे हैं काले कानून बन गए, ये बन गए। काले कानून तो तब बन गए भाई जब तुम्हारी आंखें भी नहीं खुली थी, पता ही नहीं था तुम्हें कि कब 79 में ये सब हो गया था। तो ये सारी चीज लोगों को ना पता होने की वजह से और खास करके दुश्मन की आइडेंटिफिकेशन ना होने की वजह से, दुश्मन का पता ना पहचान ना होने की वजह से वे लोग दुश्मन का शिकार हो जाते हैं। दुश्मन का शिकार हो जाते हैं और दुश्मन उन्हें अपने झांसे में फंसा करके डाइवर्ट कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो किसान आंदोलन के अंदर 40 लोगों की कमेटी बनी हुई थी और 40 लोगों को एक भी व्यक्ति तय था कि एक भी व्यक्ति अगर किसान के विरोध में जाएगा उसको कमेटी से नहीं निकाला जाएगा, उसको पूरी तरह से पनिशमेंट किया जाएगा, सजा की जाएगी। तो इन्होंने देखा कि अब 40 लोगों को घेरना आसान काम नहीं है। 40 अलग अलग क्षेत्र से हैं, 40 अलग अलग संगठनों से हैं, 40 अलग अलग जातियों से हैं, 40 अलग अलग वर्गों से है और उन सबको एक साथ घेरना ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए उन्होंने जो रणनीति बनाई उस रणनीति में वो सफल हुए। वो रणनीति क्या थी? रणनीति थी कि उनको किसानों का कोई एक नेता चाहिए जिसको वो आसानी से कंट्रोल कर सके। 40 को कंट्रोल करना आसान नहीं, पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्होंने तय किया किसी एक को हीरो बनाओ, हीरो बना करके फिर उसको जकड़ लो। ऐसी स्थिति में उन्होंने 26 जनवरी को जो अपना षड्यंत्र हथियार जो अपनाना था लाल किले पर, वो अपना करके किसान आंदोलन को पूरा ध्वस्त करने का प्लान करके, तब वो ध्वस्त नहीं हुआ हो पाया किसान आंदोलन, तो उन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत राकेश टिकैत जी को उस किसान आंदोलन के 40 नेताओं में से उभार करके ऊपर लाया, हीरो बनाया कि ये आंदोलन का सच्चा लीडर है। क्योंकि ये बात भी सत्य है कि महेंद्र टिकैत जी बहुत ही अच्छे और ईमानदार नेता थे और महेंद्र टिकैत जी की वजह से उनको, राकेश टिकैत जी को ये चीज विरासत में मिली। तो विरासत में जो चीज मिलती है उसके लिए उसने कितनी मेहनत की है ये कोई जरूरी नहीं होता। और ये भी जरूरी नहीं होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर कह दो, चाहे अपने लोगों के लिए गांधी जी ने भी अपने लोगों के लिए अच्छा ही काम किया तो गांधी जी की संतानें गांधी जी जैसी होगी कोई जरूरी नहीं, हुई भी नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर की संतानें बाबा साहब अम्बेडकर जैसी होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं, हुई भी नहीं। तो कोई भी महापुरुष हुआ हो, कोई भी नेता हुआ हो, उसकी संतान भी किसी तरह होगी ऐसी कोई जरूरी नहीं होता है। तो राकेश टिकैत जी किसान नेता के बेटे हैं इसलिए वो जानते हैं काफी चीजें, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो महेंद्र टिकैत जी से भी ज्यादा जानकार या रणनीतिकार या राजनीति को समझने वाले लोग हो, इतना नहीं है। तो इन्होंने देखा कि ये आदमी थोड़ा इमोशनल है। हाँ, ये इमोशनल आदमी है और ये जो है हमारे झांसे में आसानी से फंसेगा क्योंकि ये बुद्धि से कम काम लेता है, भावनाओं से ज्यादा लेता है। तो उन्होंने उसी को टारगेट किया था
बाकी जगह उन्होंने अपने कार्यकर्ता लगा रखे थे, लेकिन अधिकांश कार्यकर्ता जो गाजीपुर बॉर्डर पे और इसके इर्द गिर्द लगा रखे थे, जिसमें मैन भूमिका जो है दीपक तिवारी की थी और उधर जो है ये पूनम पंडित की थी, इसके अलावा बहुत सारे लोग थे, तो सब लगे हुए थे। ऐसे करके उन्होंने उन 40 नेताओं में से एक नेता को उभर कर सामने लाया, तो बाकी जो 39 है वो दब गए। 39 के ऊपर चर्चा बंद हो गई, जबकि वो 39 जो लोग हैं उनमें कई ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं और बहुत ज्यादा मतलब रणनीतिकार हैं। वो लोगों को उन्होंने एकदम से दरकिनार कर दिया और एक आदमी को उन्होंने हीरो बना दिया और हीरो बना करके उन्होंने अपने से घेर लिया। अब राकेश टिकैत जी ब्राह्मणों के इतने घिरे हुए हैं कि वो गर्व महसूस कर रहे हैं कि मुझे ब्राह्मण चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ब्राह्मण जिनके हम पैर छूते हैं, जिनको हम दादा कहते हैं, जिनको हम श्रेष्ठ मानते हैं, वो हमारे क्या कहते हैं कि हितैषी बनकर आए हैं। इससे बड़ा हमारे लिए अवभाग्य क्या हो सकता है? ये तो इससे बड़ा तो कोई हमारा अवभाग्य हो नहीं सकता। ऐसे वो भाग्यशाली समझने लग गए हैं। ये स्थिति बनी, इसके लिए सबसे बड़ा जो मामला बना वो ये हुआ कि किसान आंदोलन एक व्यक्ति पर टिक गया और एक व्यक्ति को उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया और कंट्रोल करने के बाद में उन्होंने पूरे आंदोलन को ही अपने अंडर में कर लिया। पूरे आंदोलन को क्या दिशा देनी है, किस दिशा में ले जाना है, क्या दशा देनी है, अब वो तय कर रहे हैं। इसलिए जो किसान आंदोलन है ये आज मेरी तरफ से कहा जाए तो किसान आंदोलन हाईजैक हो चुका है। लेकिन सफल या विफल की बात तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे मूवमेंट इसी तरीके से उन लोगों ने पूरी रणनीति बना करके विफल किए हैं। चाहे ताजा उदाहरण 1 साल पहले का हमारा शाहीन बाग का वो जो पूरा राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुका था, उस आंदोलन को उन्होंने पूरी तरह से कैसे विफल किया, उसके लिए कोरोना को भी उन्होंने भारत में लाया, ठीक है ना। हाँ, अभी भी वही चल रहा है। तो ये किसान आंदोलन को भी विफल करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। उस प्लान के तहत उन लोगों ने इस आंदोलन को पूरा हाईजैक कर लिया है, अपने अधीन कर लिया है। और ऐसा वो लोग मान रहे हैं, किसान नेता जो आज किसान आंदोलन चला रहे हैं वो ऐसा मान रहे हैं कि हमारे साथ में ब्राह्मण खड़ा है। लेकिन वो ये नहीं जान रहे हैं कि तुम्हारा ये जो काला कानून बना या तुम्हारा अधिकार खत्म हुआ वो ब्राह्मण की वजह से हुआ, ब्राह्मण की रणनीति से हुआ। और ब्राह्मण नहीं चाहता है कि तुम इस देश के हुक्मरान रहो, तुम्हें गुलाम बनाना ही ब्राह्मण का काम है। तो आरएसएस संगठन ब्राह्मण चला रहा है और तुम आरएसएस को गाली दे रहे हो और तुम्हारे आंदोलन को भी ब्राह्मण चला रहा है। अरे कोई कम्युनिस्ट को कम्युनिस्ट मान लेने से क्या होगा भाई, चलाता तो ब्राह्मण है। कांग्रेस को विपक्ष मान लेने से क्या होगा, चलाता तो ब्राह्मण है। बीजेपी को चलाता तो ब्राह्मण है। यहाँ तक कि हमारे स्थानीय जितने भी राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दलों को भी चलाते तो ब्राह्मण ही है ना। तो जहां ब्राह्मण है, ब्राह्मण जिसको चला रहा है वो तो ब्राह्मण के हित में चलाएगा ना, वो तुम्हारे हित में क्यों चलाएगा। तो आरएसएस को ब्राह्मण चला रहा है, तुम आरएसएस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हो और तुम जो लड़ाई लड़ रहे हो उसका नेतृत्व भी तुम ब्राह्मण के हाथ में दे रहे हो। जब ब्राह्मण की सलाह से तुम नेतृत्व कर रहे हो तो ये कब सफल होने वाला है। ऐसा लगता नहीं है कि वो बहुत जल्दी इसको पूरी तरह से विफल कर देंगे और अभी भी समय है। और जहां तक जरूरी चीज ये है कि अगर ये किसान आंदोलन हाईजैक हो चुका है और अगर ये विफल हो जाता है तो इस देश में कोई दूसरा प्रोटेस्ट होने वाला नहीं, कोई आंदोलन होगा ही नहीं और आंदोलन के लायक ये लोग छोड़ेंगे भी। अभी तो वो इतना पुलिस प्रशासन जो मिलिट्री आर्मी सबका वो जो है मिसयूज कर रहे हैं और मिसयूज करके सत्ता के दुरुपयोग करके वो लोग है ये लोगों को दबाने में लगे हुए हैं। तो ये आंदोलन अगर सफल होता है, मेरी नजर में अगर ये आंदोलन सफल होता है तो शायद आगे कोई आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारे लोगों को कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी आंदोलन करने की। और अगर ये आंदोलन सफल नहीं हुआ तो आगे आंदोलन हम करने लायक नहीं रहे। दोनों ही बातें हैं, ठीक है ना। या तो प्रोटेस्ट कोई होगा नहीं या करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए सावधान और अलर्ट रहने की जरूरत है। किसान नेताओं को भी मैं अपील करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि वे लोग भी थोड़ा सावधान हो जाएं
और अपनी आने वाली जनरेशन अपने देश के किसानों के बारे में ईमानदारी से सोचें, अपने व्यक्तिगत हितों को पूरी तरह से त्याग दें, अपने वर्चस्व को थोड़ा किनारे पर रख दें, अपने ईगो को थोड़ा सा किनारे कर दें और देश और समाज और किसान के हित में और मजदूरों और आम आदमी के हित में काम करने का प्रयास करें। ऐसी मैं उम्मीद आशा करता हूं। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो साथियों, आज का वीडियो इतना तक है और आप हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पेज को भी लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।